नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग रोज़ाना शाम 7 बजे M2R4 और M2R5 जो पार्ट 1 में MCQs आते हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। तो इसके पहले हमने अभी तक 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है कि मैं अपने वीडियो क्लास में जो भी क्वेश्चन पुटअप करता हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर जो भी सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है, मैं उन स्टूडेंट के नाम्स अनाउंस करता हूं। तो जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था तो उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। तो सारे स्टूडेंट्स के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करना चाहूँगा। उनमें से अनुज कुमार, प्रीति अग्रहरी, शिवानी गुप्ता, कशिश साहू, गुंजन, रोशनी सिंह, सुम्मो, अंकित अवस्थी, पल्लवी, स्वेच्छा, अंजलि रावत, धीरज चक्रवर्ती, ईसा, सपना, गौरी, मुहज्जम, साक्षी और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही आंसर कमेंट किया था। तो एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। सो गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट? यानी कि जब भी आप लोग वेबसाइट को ब्राउजिंग करते हैं तो उस केस में कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? HTTP, TCP, FTP, SMTP? तो बिल्कुल इजी है, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मैंने आपसे कहा है कि जो HTTP है वो पोर्ट TCP के पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करता है, जबकि जो FTP है वो पोर्ट नंबर 20 और 21 दोनों पे वर्क करता है, जबकि जो SMTP है वो पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है। जो SMTP है ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से ईमेल ट्रांसफ़र होता है, जबकि 2 प्रोटोकॉल होते हैं, आपने देखा होगा POP3 और IMAP4 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। इन दोनों प्रोटोकॉल की हेल्प से ईमेल रिसीव होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन क्या है? एक ब्राउज़र, सर्च इंजन या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर ISP? तो बिल्कुल ईजी है, आप जानते हैं कि जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये आपकी सारी की सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं घर बैठे। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ई-कॉमर्स वेबसाइट। आपको यहाँ पर एक टर्म दिया गया है ब्राउज़र। तो आप जानते हैं कि हम लोग ब्राउज़र की हेल्प से ही किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। जबकि जो ब्राउज़र है, जो सबसे पहला ब्राउज़र था उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बाद में कर दिया गया था नेक्सस। और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो पहला ब्राउज़र था वर्ल्ड वाइड वेब जिसका नाम बाद में रख दिया गया था नेक्सस, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर आएगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, जबकि जो पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था वो था आपका लिनक्स, जबकि जो फर्स्ट ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउज़र था उसका नाम था मोज़ैक। तो ये आपको टर्म याद रखने क्योंकि आपके इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो पहला सर्च इंजन था उसका नाम था आर्ची, जबकि जो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, आइडिया हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या हैं? ISP हैं जो हमें इंटरनेट की सेवा और कॉलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई-कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट, पहले वेब ब्राउज़र द्वारा विकसित किया गया था। जो पहला ब्राउज़र है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया है कि वो आपके थे टिम बर्नर्स-ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। आपको यहाँ पर 2 टर्म दिख रहे होंगे, पहला है डेनिस रिची और दूसरा है ब्रेंडन ईच। तो जो डेनिस रिची हैं इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में, जबकि जो ब्रेंडन ईच हैं इन्होंने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज़ 64। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? आपको बताना है कि जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती हैं, साइट्स होती हैं, उसमें उसका एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है?
इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मेक एडिक्टिव, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। तो ध्यान दीजिए, पहला टर्म यहाँ पर दिया गया है इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो जब भी आप लोग व्हाट्सअप मैसेंजर या फिर फेसबुक मैसेंजर का यूज़ करते होंगे, उसकी हेल्प से आप मैसेज सेंड करते होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मैसेंजर से सेंड लिखा किसी पर्सन को हाय, तो उधर से रिप्लाई आएगा हेलो, या और कुछ रिप्लाई भी आ सकता है। तो आपने यहाँ से लिखा हाय, तो उधर से रिप्लाई आ गया हेलो। फिर आपने पूछा खाना खाया, तो वहाँ से आंसर आया नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, तुरंत का तुरंत आपकी वार्तालाप, यानी इधर के मैसेज उधर और उधर के रिप्लाई इधर, यानी कि जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन है, वो तुरंत का तुरंत हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जो कि एक एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, मेक एडिक्टिव, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको व्हाट्सअप मैसेंजर और फेसबुक की लत लग गई है, बिल्कुल एक प्रकार से उनको नशा हो गया है। तो ये एक गलत बात है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेक एडिक्टिव। जबकि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो पोस्ट आपके सामने ओपन होते हैं उसमें बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। तो जो एडवर्टाइज होते हैं वो एक प्रकार से किसी बिजनेस को प्रमोट करने का एक डिजिटल मार्केट, मतलब एक प्रकार से वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेक एडिक्टिव, यानी कि आपको लत नहीं होनी चाहिए किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट की, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, को लूप पता के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा एड्रेस है जिसे हम लोग लूप बैक एड्रेस कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए, जो भी एड्रेस 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 इस रेंज में आते हैं, वो सारे के सारे लूप बैक एड्रेस होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब सीमा तो है, लेकिन ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि जो ने आपको रेंज दी थी, उसी रेंज में जो आपका ऑप्शन नंबर सी पे एड्रेस दिया गया है वो उसी रेंज में आता है। तो इस केस में जो आपका 127.0.0.1 ये एड्रेस है, ये एक लूप बैक एड्रेस होगा। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, .com शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। .com इज रिप्रेजेंट्स एजुकेशन डोमेन, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो .com है वो कॉमर्शियल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो .edu होता है वो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राउज़र में एक बंद पैडलॉक आइकन इंगित करता है कि कनेक्शन सुरक्षित है। तो बिल्कुल सही है। आपने जब भी कोई ऐसी साइट ओपन की होगी जिसके सामने कुछ इस टाइप आप देखते होंगे कि आपके सामने एक इमेज आती है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि जब भी आप लोग मेरी वेबसाइट विजिट करते होंगे तो आप यहाँ देखते होंगे जो मेरी वेबसाइट है sabdss.blogspot.com, उसके पहले एक बन के आता है लॉक, या फिर आपने देखा होगा लिख के आता है HTTPS। इसका मीन्स क्या है कि जो आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं ये सिक्योर है। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो आंसर है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर वेब पेज डिस्प्ले के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ गलत दिया गया। ठीक है, जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में किसी भी वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए कंपाइलर का उपयोग करता है। तो बिल्कुल गलत है। जो ब्राउज़र है वो कोड को इंटरप्रिटेट कराता है, ना कि वहाँ पर इंटरप्रिटेटर काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कंपाइलर, जो कि गलत है। अगर लिखा होता इंटरप्रिटेटर तो ये आपका सही होता। ठीक है। नेक्स्ट, टू क्रिएट वेब पेजेस वी यूज़ अ टर्म कॉल्ड FTP। बताइए सर, जो वेब पेज होता है जिसकी हेल्प से हम बनाते हैं एक टर्म जो कि FTP होता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो FTP है वो एक प्रोटोकॉल है, ना कि कोई लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकें। तो जो एक मार्कअप लैंग्वेज है एंड दैट इज़ HTML, इसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं, ना कि FTP की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर बात आई FTP की, तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है, यानी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है, बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ATM ट्रांसफ़र मोड के संदर्भ में स्वचालित टेलर मशीन है। आपको बताना है कि जो ATM है, अगर हम लोग उसका फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र मोड, यानी कि ट्रांसफ़र मोड में अगर हम बात करें एटीएम के फुल फॉर्म की, तो क्या उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे ट्रू, लेकिन भैया ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो एटीएम है, अगर हम इसकी बात करें फुल फॉर्म की ट्रांसफ़र मोड के रिस्पेक्ट में, तो इसका फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, जो कि 53 ऑक्टेट या हम बोल सकते हैं 53 बाइट का होता है, जिसमें से जो 48 बाइट्स होते हैं या ऑक्टेट्स होते हैं वो आपके होते हैं पेलोड के लिए, जबकि जो बाकी के 5 बाइट या ऑक्टेट होते हैं वो आपकी हेडर के लिए होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी टोकन पासिंग का उपयोग करता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो जो टोकन पासिंग नेटवर्क यूज़ करता है वो आपका होता है डुअल रिंग टोपोलॉजी। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रिंग टोपोलॉजी को टिक करेंगे, जबकि जो सही आंसर होता है वो आपका होता है डुअल रिंग टोपोलॉजी। चूँकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिंग दिया है, तो इस केस हम लोग यहाँ पर इसी को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, IPR स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि IPR का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजर्व, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स या फिर इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी रिजर्व। बिल्कुल सही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट NNTP स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि जो NNTP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये कई बार रिपीट हुआ है। नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी, नेटवर्क न्यूज़ टर्म पॉलिसी या फिर नेटवर्क न्यूज़ टर्मिनल पॉलिसी। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन कभी कभी आपके ट्रू फॉल्स में भी आता है और आपसे यहाँ पर देगा नेटवर्क नोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो उस केस में आपको इसे फॉल्स करना है, क्योंकि नोड नहीं होता है बल्कि न्यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है, क्या बताना है कि जो WWW है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये कब डेवलप किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, और WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको WWW का फुल फॉर्म क्या होता है और किसके द्वारा किस सन में विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था, और WWW यानी कि 4 टाइम W का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुरक्षित सॉकेट लेयर है जिसको बोलते हैं SSL, एक प्रोटोकॉल है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है, IETF के द्वारा, एप्पल के द्वारा, नेटस्केप के द्वारा या फिर HP के द्वारा। बताइए सर। बिल्कुल सही है, जो SSL है जो कि एक प्रोटोकॉल होता है, ये आपका नेटस्केप के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ISDN स्टैंड्स फॉर। जो ISDN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक नेटवर्क, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है ISDN की। अगर आप लोग M2 R4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ISDN। यहाँ पर बात आई है ISDN की, तो जो ISDN है इसके बेसिकली 2 इंटरफेस होते हैं, या हम यूँ बोल सकते हैं कि इसके 2 नेटवर्क हैं, जिसमें से जो आपका पहला है दैट इज़ BRI एंड सेकेंड इज़ PRI। BRI स्टैंड्स फॉर बेसिक रेट इंटरफेस, PRI स्टैंड्स फॉर प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्ज़ाम में ISDN से एक क्वेश्चन और आता है MCQ में, आपसे पूछता है कि इसमें कितने बेयरर और कितने डेल्टा चैनल होते हैं। तो आपका आंसर आएगा 23B + 1D। मतलब क्या इसका, 23 बेयरर चैनल और 1 डेल्टा चैनल, जो कि आपका PRI में होता है। जबकि जो BRI है यानी कि बेसिक रेट इंटरफेस, उसमें आपके 2 बेयरर चैनल और 1 डेल्टा चैनल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रोम ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ओपन न्यू टैब इन क्रोम ब्राउज़र की इज़ यूज्ड, Ctrl+N, Ctrl+T, F5 या फिर इनमें से कोई नहीं।
99.99% लोग क्या करेंगे, इसमें टिक करेंगे Ctrl+N, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी आप लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं और आप किसी नए टैब को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं Ctrl+T। क्या होते हैं यूज़ करते हैं? Ctrl+T, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। अच्छा, क्या होगा अगर हम लोग Ctrl+N प्रेस करें? आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि Ctrl+N से क्या होता है। तो Ctrl+N से क्या होता है कि जो क्रोम सॉफ्टवेयर है, जो ब्राउज़र है, वो दोबारा से ओपन हो जाता है। नहीं समझे? कहने का मीन्स ये है कि जो आपका पीसी होता है कुछ इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा। नीचे आपका होता है क्या? टास्क बार। ठीक, मान लीजिए आपका इस डेस्कटॉप पे एक आइकन है जो कि एक क्रोम ब्राउज़र है, आपने इस पर क्लिक किया तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, यानी इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। सॉरी, क्या होगी? इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। इस केस में अगर आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो उस केस में जो क्रोम की एक विंडो थी, इसके अलावा एक विंडो और लोड हो जाएगी। जबकि अगर आप Ctrl+T प्रेस करेंगे तो इस केस में फॉर एग्जांपल आप इस ब्राउज़र पर वर्क कर रहे थे और यहाँ पे एक टैब ओपन थी, तो इस केस में क्या होगा, उसी ब्राउज़र पर एक टैब ओपन और हो जाएगी। तो नई टैब ओपन करने के लिए हम लोग Ctrl+T का यूज़ करते हैं, जबकि उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन करने के लिए, यानी कौन सॉफ्टवेयर? क्रोम ब्राउज़र, इसको दोबारा से ओपन करने के लिए हम लोग Ctrl+N यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो F5 होता है उसके हेल्प से हम लोग किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी Ctrl+T इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेलनेट इज़ आपको बताना है कि टेलनेट है क्या आखिर, यानी कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। टेलीफोन नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, जो टेलनेट है इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क। कभी कभी आपके ऑप्शन में देता है टेली टाइप नेटवर्क, तो वो भी आपका सही होता है। आपको बताना है कि जो टेलनेट है वो टीसीपी का कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, 21, 20, 70 या फिर 23 या फिर 25। मैंने आपको इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो आपको बताना है कि जो टेलनेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट टीसीपी का कौन सा पोर्ट यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू आ पीसी? अगर आपके घर में कोई टेलीफोन लाइन है और आप उससे इंटरनेट की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, और तो जानते हैं कि आपको उसको पीसी से कनेक्ट करना होगा, आप उसको डायरेक्ट पीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आप यहाँ यूज़ करते हैं मॉडेम, यानी कि मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर। फॉर एग्जांपल ये आपका पीसी है और ये पीसी का एक जो बोलते हैं सीपीयू है, इसमें पीछे आपका होता है एक लैन पोर्ट, होता है ना लैन पोर्ट। तो आपको क्या करना होगा, ये आपका मॉडेम है, जो आपके घर में टेलीफोन लाइन है, आप सबसे पहले इसको मॉडेम से कनेक्ट करेंगे और मॉडेम से एक वायर निकलता है जिसे आप सीपीयू में कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है वो शुरू हो जाएगा, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, यानी कि मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78। OSI स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है कि जो OSI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए सर। बिल्कुल सही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि आपका एक 7 लेयर बेस्ड मॉडल है, यानी कि इसमें आपकी 7 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, अच्छा, OSI मॉडल, उस OSI फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर होती हैं, लेकिन इसको डेवलप किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा ISO। और ISO का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, तो आपको इसका आंसर भी कमेंट करना है। अच्छा भैया, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग टीसीपी पोर्ट नंबर से कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है। टेलनेट प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन टू टीसीपी पोर्ट नंबर। तो जो टेलनेट प्रोटोकॉल है वो आपका टीसीपी का पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है, जबकि FTP पोर्ट नंबर 20, जबकि SMTP पोर्ट नंबर 25, जबकि STTP पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 23 इज़ द करेक्ट आंसर। और टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनल नेटवर्क, मैंने आपको अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर इस सेशन का लास्ट, वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से किया जा सकता है। अगर आप लोग कोई ट्रांसमिशन वायरलेस करना चाहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन आप
जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो आप एज अ वायरलेस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे जो कि वायरलेस है? इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स या फिर बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल ईजी है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, ये आपकी सारी क्या हैं? वायरलेस टेक्निक हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बाखूबी हो पाए। हालांकि मैं प्रयास अभी भी कर रहा हूँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब ज़्यादा लोग की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्रयास सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जीत दिलाएं, यानी कि तैयारी जीत की। सो गाइस, इसी के साथ में हम आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।